कुशिंग सिंड्रोम्स एंड कुशिंग सिंड्रोम का फर्स्ट साइन मैंने बताया था, लॉस ऑफ द डायगोनल वेरिएशन। नाउ कंफर्मेटरी टेस्ट दो तीन है, जिसके अंदर फर्स्ट कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर द कुशिंग is first is the 1 mg dexamethasone 1 mg dexamethasone टेस्ट। एक्चुअली में करते क्या है, इसको हम बोलते हैं, दूसरा नाम जाना जाता है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। डॉक्टर फरजाना प्लीज म्यूट योरसेल्फ। 1 mg dexamethasone known as a low dose dexa, known as a low dose dexa। करते क्या है, 1 mg डेक्सामेथासोन की टेबलेट ओरली दी जाती है एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सीरम कॉर्टिसोल लेवल देखेंगे। तो अगर नॉर्मल इंडिविजुअल है, सॉरी, अगर नॉर्मल लेवल है, कॉर्टिसोल सीरम कॉर्टिसोल लेवल आर नॉर्मल, मींस कि यहाँ पे उसको क्या नहीं है, डेफिनेटली कुशिंग सिंड्रोम एब्सेंट है। बिकॉज जितना डेक्सामेथासोन दे रहे हैं उतना ज्यादा कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज होगा, तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से यहाँ पे क्या होगा, अनचेंज रहेगा बिकॉज ऑफ द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। बट कुशिंग सिंड्रोम में नेगेटिव फीडबैक वर्क नहीं करता है, तो कॉर्टिसोल लेवल क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। देन इसको हम क्या कहेंगे, कुशिंग सिंड्रोम पॉजिटिव। इसको क्या कहेंगे, कुशिंग सिंड्रोम डेफिनेटली है। ओके, देन सेकंड रहता है 0.5 mg IV अगर दिया जाए, किसका, डेक्सा का, जो कि हम आईडी देते हैं, क्यूआईडी देते हैं एक्चुअली में, तो फॉर दी 2 डेज, फॉर द 2 डेज, तो मतलब टोटल कितना गया इसको, 4 mg गया, यस और नो। तो टोटल 4 mg हमने 0.5 mg का 4 डोज क्यूआईडी दिया हमने, तो टोटल कितना हुआ 2 डेज के अंदर हमारा 4 mg। ओके, तो आफ्टर 3 डेज, 2 डेज तक हमने डोज दी, आफ्टर 3 डेज हमने क्या चेक किया, सीरम कॉर्टिसोल लेवल, सीरम कॉर्टिसोल लेवल। अगर सीरम कॉर्टिसोल लेवल नॉर्मल है, इट्स मींस कि उसको डेफिनेटली कुशिंग सिंड्रोम तो नहीं है, 2 बार नहीं है, एंड इंक्रीज मिलेगा, तो डेफिनेटली कुशिंग सिंड्रोम पॉजिटिव एंड पॉजिटिव कंफर्म कर सकते हैं। ये तो होता है मीडियम डोज का, ठीक है। एक होता है हाई डोज, ये है लो डोज डेक्सा। हाई डोज डेक्सा टेस्ट कैसे किया जाता है वो समझिए। दूसरा, 2 mg डेक्सा आईवी देते हैं 6 आवर्ली into 2 days, इसको हम बोलते हैं हाई डोज डेक्सा टेस्ट। इसके बाद में थर्ड डे हम सेम सीरम कॉर्टिसोल लेवल चेक करेंगे। सीरम कॉर्टिसोल लेवल चेक करने के बाद में अगर डिक्रीज मिले, इट्स मींस पिट्यूटरी एडिनोमा है। ओके, और इट्स रिमेन अनचेंज्ड, इट्स मींस या तो इक्टोपिक एसीटीएच है, इक्टोपिक एसीटीएच है, या फिर एड्रिनल एडिनोमा है, एड्रिनल एडिनोमा है। ओके, तो यहाँ तक कंफर्मेटरी टेस्ट समझ में आ गए, कौन कौन से कंफर्मेटरी टेस्ट हैं और किस तरीके से कंडक्ट किए जाते हैं। एक वन लाइनर पूछा जाता है, वो पता होना चाहिए, व्हाट इज द कॉलमन सिंड्रोम, सिंड्रोम। ओके,
जहां पे प्राइमरी एमेनोरिया विद प्राइमरी एमेनोरिया विद एनोस्मिया मिले विद प्राइमरी एमेनोरिया विद एनोस्मिया primary amenorrhea with anosmia known as a Kalman syndrome. It is the one liner direct one liner question आपका आता है what is the Kalman syndrome और कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे ये वन लाइनर इंपॉर्टेंट था इसीलिए मैंने कुशिंग सिंड्रोम के बाद में इसका एक्सप्लेन किया what is the Kalman syndrome it is the primary amenorrhea with anosmia. Now next topic is the primary sorry hyperaldosteronism. Hyperaldosteronism, just opposite to the Cushing syndrome. Hyperaldosteronism. ओके एक्चुअल में एक चीज फंडा याद रखना सेकेंडरी आर दी सेकेंडरी काउंटर एक्शन मींस द नॉर्मल फीडबैक मैकेनिज्म एंड प्राइमरी इज द डिजीज कंडीशंस. ठीक है अब किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं वो चीजें समझिए. प्राइम सेकेंडरी की अगर बात करें जब भी हमारा वॉल्यूम डिक्रीज होगा प्लीज चैट बॉक्स ऑन रखें. Rupali, sir, back slide please. Which one? This one or this one? Can we proceed? Done, sir. Okay. जब भी वॉल्यूम डिक्रीज होगा तब सबसे पहला सिस्टम एक्टिवेट होगा उसका क्या नाम है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम. तो इंक्रीज द लेवल ऑफ द रेनिन इंक्रीज द रेनिन इसको हम बोलते हैं जब भी चाची एक्टिवेट होती है वो किसको एक्टिवेट करेगी डेफिनेटली चाचा को. चाचा कौन है यहाँ पे एल्डोस्टेरॉन. ओके तो जब जब रेनिन इंक्रीज होगा तब तब हमारा चाचा एक्टिवेट होगा. केवल चाची अकेली काम नहीं करती है. ठीक है इस वे से याद रख सकते हो रेनिन इंक्रीज एल्डोस्टेरॉन आल्सो इंक्रीज एंड एल्डोस्टेरॉन का वर्क आपको पता है इट रीअब्सॉर्ब्स द सोडियम. तो सोडियम लेवल इंक्रीज होने लगेगा एंड जब सोडियम लेवल इंक्रीज होने लगेगा तो साथ के साथ वाटर रीअब्जॉर्प्शन करेगा एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन से होने से क्या होगा नॉर्मलाइज दी वॉल्यूम. तो हमारा जो डिक्रीज वॉल्यूम था वो कैसे हो गया नॉर्मल वॉल्यूम हो गया. किस तरीके से आरई सिस्टम ने वर्क किया वो आपको पता चला. देन ये तो हुआ सेकेंडरी मैकेनिज्म. प्राइमरी मैकेनिज्म क्या रहती है. प्राइमरी मैकेनिज्म जब भी हम बात किसकी कर रहे हैं हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म मींस द इंक्रीज लेवल ऑफ द एल्डोस्टेरोन मतलब चाचा ज्यादा एक्टिवेट हो रखे हैं. तो चाचा का काम क्या था वाटर रिटेंशन एंड सोडियम रिटेंशन मींस द इंक्रीज द वॉल्यूम व्हेनेवर इंक्रीज द वॉल्यूम रेनिन क्या होगा इंक्रीज या डिक्रीज. प्लीज चैट बॉक्स में आंसर डालिए. रेनिन क्या होगा इंक्रीज या डिक्रीज. Very good. Dr. Vikrant, Monica, Sonu, definitely decrease. Decrease the renin, decrease the level of the renin. And whenever renin is decreased, the volume becomes normal. Volume becomes normal. But एक चीज नोट की होगी आपने कि जब जब रेनिन इंक्रीज हो रहा है तब तब एल्डोस्टेरोन इंक्रीज हो रहा है तब जब दोनों ही सेम डायरेक्शन में है मींस दी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस चल रही है. बट अगर
एक इंक्रीज हो रहा है, एल्डोस्टेरोन इंक्रीज हो रहा है, रेनिन डिक्रीज हो रहा है, मींस इट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म, इट इज प्राइमरी मैकेनिज्म। तो किस तरीके से आप समझ सकते हैं कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी में भी किस तरीके से डिफरेंस करते हैं हम, तो वो आपको समझ में आया होगा। ओके, तो हम बात करते हैं हमारे प्राइमरी के कॉजेस की, मींस द etiology। ओके, etiology of the primary hyperaldosteronism। फर्स्ट कैसे लिखती जाएगी, बाइलेटरल इडियोपैथिक, bilateral idiopathic cortical hyperplasia, एंड इसको अलग से बॉक्स में डाल लेना, बिकॉज इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द प्राइमरी hyperaldosteronism। Second etiology is the known as a Cone syndrome, means adrenal adenoma, adrenal adenoma Cone syndrome, known as a Cone syndrome। और कौन सिंड्रोम क्या रहते हैं, primary adenoma, sorry, adrenal adenoma are usually unilateral and small in size। ओके, एक पूछा जाता है कि एस्केप फिनोमिना किस में देखने को मिलता है, वन लाइनर क्वेश्चन है, सीन इन दी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। कौन सा फिनोमिना, एस्केप। और ये हमारे यूपीएससी का क्वेश्चन था, एस्केप फिनोमिना सीन इन, escape phenomena seen in the primary hyperaldosteronism। जब भी इंक्रीज होता है हमारा एल्डोस्टेरोन लेवल, क्या होता है ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वन लाइनर क्वेश्चन है, आप डायरेक्टली याद रख सकते हो, बट होता कैसे है ये चीज समझिए। इंक्रीज द लेवल ऑफ द एल्डोस्टेरोन ड्यू टू द hyperaldosteronism causes the increase the sodium level, yes or no? Then sodium level increase, then water retention, increase the water, then क्या होगा हमारे बीपी पे, डेफिनेटली इंक्रीज द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इंक्रीज द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, व्हेनेवर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज, सिम्पटम इज पॉलीयूरिया। ये एक सीक्वेंस होती है, बट आपको पता है एल्डोस्टेरोन के साथ साथ में हमारे को क्या देखने को मिलता है, डिक्रीज द रेनिन। कहीं पर भी कंफ्यूज हो तो प्लीज रिपीट का आप मैसेज डाल देना। डिक्रीज द रेनिंग ये हमने देखा था हमारी प्राइमरी मैकेनिज्म के अंदर, यस। देन यहाँ पे इंक्रीज की वजह से क्या सीक्वेंस चला, ये वाला सीक्वेंस चला, बट डिक्रीज द रेनिंग की वजह से क्या होगा, डिक्रीज द पोटेशियम लेवल, एंड पोटेशियम लेवल डिक्रीज शोइंग द एल्कलोसिस, एल्कलोसिस। ओके, बट आप एक चीज नोट कीजिए कि यहाँ पे वाटर रिटेंशन हो रहा है, बट एडिमा डेवलप होना चाहिए, बट नहीं, देर इज ए नो एडिमा फॉर्मेशन। हमने पूरे क्लिनिकल फीचर्स पढ़ लेंगे, बट यहाँ पे एडिमा फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। तो नो एडिमा फीचर्स एंड पोटेशियम लेवल इज डिक्रीज, जबकि हमारे को सोडियम लेवल इंक्रीज मिल रहा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एस्केप फिनोमिना। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डिजीज की, इट इज एडिशन डिजीज। एडिशंस डिजीज, एडिशंस में आपको भी पता है, डिक्रीज द लेवल ऑफ द कॉर्टिसोल, डिक्रीज द लेवल ऑफ द कॉर्टिसोल। तो सबसे पहला आता है इटियोलॉजी। इटियोलॉजी के अंदर सबसे पहला हम बात कर रहे हैं ऑटो इम्यून। Autoimmune causes are the most common cause of the Addison's disease। ये कई सारे क्वेश्चन हम सारे इटियोलॉजी याद रख लें, बट ये याद नहीं रखें कि मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, या मोस्ट कॉमन कॉज इन इंडिया। अगर क्वेश्चन चेंज है तो आपको देखने को मिलेगा मोस्ट कॉमन कॉज इन इंडिया, आंसर बिकम चेंज एंड आंसर इज टीबी, आंसर बिकम टीबी।
ओके, क्लिनिकल फीचर्स हमारे को क्या देखने को मिलेगा? डिक्रीज द ग्लूकोज लेवल, decrease the glucose level means hypoglycemia, decrease the level of the BP means the BP means the hypotension, decrease the serum sodium level, hyponatremia, increase the level of the TB, yes, TB, tuberculosis, and increase the level of the serum potassium. तो जस्ट अपोजिट है, समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हमारा हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में सोडियम लेवल इंक्रीज मिल रहा था, पोटेशियम लेवल डिक्रीज मिल रहा था, बट यहाँ पे पोटेशियम लेवल इंक्रीज मिलता है। और यही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर मैंने टिक किया है क्वेश्चन आएगा तो आएगा ही आएगा। ओके, कि आपको याद रखना है कि पोटेशियम लेवल मतलब हाइपर कैलीमिया मिलेगा, तो हाइपर कैलीमिया में क्या मिलेगा हमारे को? हाइपर कैलीमिया में क्या मिलेगा हमारे को? हाइपरकैलिमिया में हमारे को मिलेगा एसिडोसिस। हाइपरकैलिमिया में हमारे को क्या मिलेगा? एसिडोसिस। ओके, then systemic features like the letharginess, asthenia, okay, like other symptoms like the anorexia, like nausea, vomiting, diarrhea, weight loss, ये पता होनी चाहिए बिकॉज डायरेक्ट पूछा जाता है ऑल एक्सेप्ट में, तो सारे सिम्टम्स पता होने चाहिए। एब्डोमिनल पेन, तो जो भी ऑप्शंस में आते हैं वो सारे के सारे मैंने ऑप्शंस लिख दिए हैं, तो आपको कहीं पर भी सारे सिम्टम्स याद करने की जरूरत नहीं है, जो मैं लिख रहा हूँ वही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, एंड यहाँ पे क्या मिलेगा हमारे को? हाइपरपिगमेंटेशन, हाइपरपिगमेंटेशन ड्यू टू दी इंक्रीज एसीटीएस लेवल। ओके, और हाइपरपिगमेंटेशन का कैसा रहेगा? लोकलाइज्ड। ओके, अब आप बात करें डायग्नोसिस की, तो डायग्नोसिस क्या रहेगा? अब आपको पता है कि कोर्टिसोल लेवल डिक्रीज हो रहा है, तब हमने क्या किया? एसीटीएस देने पे अगर नॉर्मल इंडिविजुअल रहेगा तो उसका कोर्टिसोल लेवल कैसा रहेगा? इंक्रीज या डिक्रीज या अनचेंज? मेरा जो चार्ट फ्लो चार्ट बना रखा है तो उससे आपको आंसर मिलेगा। क्या बात है, कोई भी आंसर नहीं? मीन्स आपको चीज नहीं समझ आई। कैन आई रिपीट द क्वेश्चन और बेसिक concept behind this? क्वेश्चन और बेसिक concept। concept, ओके। आपको बताया था मैंने जैसे कि एंटीरियर पिट्यूटरी क्या सिक्रीट करती है? एसीटीएच, एंड एसीटीएच एड्रिनल पे वर्क करके क्या सिक्रीट करेगी? हमारा कोर्टिसोल।
एसीटीएस पॉजिटिव फीडबैक देता है जैसे कि कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज होने लगता है। इंक्रीज होने से क्या होगा, ये नेगेटिव फीडबैक देगा। नेगेटिव फीडबैक से एसीटीएच वापस से सिक्रीट नहीं होगा। ठीक है, अब मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था यहाँ पे कि मैंने एक्सटर्नली एसीटीएस दिया, एक्सटर्नली एसीटीएस दिया तो कॉर्टिसोल लेवल क्या होंगे? अगर नॉर्मल इंडिविजुअल अपन सब है तो कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज होंगे, डिक्रीज होंगे या अनचेंज रहेंगे? प्लीज आंसर। प्लीज आंसर। Why Vikrant it decreases? Why? एसीटीएस देंगे तो डेफिनेटली इंक्रीज ही होगा ना। तो नॉर्मल इंडिविजुअल में cortisol लेवल इंक्रीज आफ्टर गिविंग एसीटीएच, बट इन अ केस ऑफ द एडिशंस, इन अ केस ऑफ द एडिशंस जहां पे हमारे को पता है कि यहाँ पे क्या मिल रहा है, एड्रिनल फेलियर मिल रहा है, एड्रिनल फेलियर मिल रहा है। ठीक है, और बाय नेम आपको बताया था मैंने कि एसिड एडिशंस मींस डिक्रीज द cortisol लेवल ड्यू टू द एड्रिनल फेलियर। ठीक है, तब एसीटीएस देने पे कॉर्टिसोल लेवल का क्या होगा, इंक्रीज डिक्रीज कॉर्टिसोल लेवल, इंक्रीज डिक्रीज अनचेंज? आंसर प्लीज आंसर। एड्रिनल फेलियर है, एड्रिनल फेलियर है, becomes unchanged, becomes unchanged, remains unchanged, जितना है उतना ही रहेगा। कॉर्टिसोल एसीटीएस देने से कॉर्टिसोल लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज एड्रिनल फेलियर है यहाँ पे ड्यू टू दी ऑटो इम्यून डिजीजेस, ड्यू टू दी ऑटो इम्यून डिजीजेस। ओके, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, अनचेंज्ड, वैल्यूज आर दी अनचेंज्ड। कंसेप्ट क्लियर हुआ कि सिंपल एक टेस्ट किया हमने कि यहाँ पे हमने एसीटीएस दिया पेशेंट को। ओके, एसीटीएस देने से अगर एडिशंस का पेशेंट है तो कॉर्टिसोल लेवल बिकम्स द अनचेंज्ड, शोइंग दी वहां पे क्या है, एडिशंस का पेशेंट है। ओके, साथ में दो चीज याद रखना कि डिक्रीज द लेवल ऑफ द क्लोराइड, डिक्रीज द लेवल ऑफ द क्लोराइड, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या मिलेगी, डिक्रीज द लेवल ऑफ द बाइकार्बोनेट, डिक्रीज द लेवल ऑफ द बाइकार्बोनेट। ओके अब हम बात करते हैं पैराथर्मोन की। पैराथर्मोन तीन जगह काम करता है, आपको पता है कि वो अल्टीमेटली कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में काम करेगा। तो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में कैसे, कि बोन पे तो क्या करेगा, बोन में रिजॉर्प्शंस का काम करेगा, बोन रिजॉर्प्शंस करके कैल्शियम लेवल को बढ़ाने की कोशिश करेगा ब्लड में। इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन का काम करेगा, तभी तो कैल्शियम ब्लड में आ पाएगा। ओके, बोन पे, इंटेस्टाइन पे एंड लास्टली किडनी पे, एंड किडनी पे क्या करेगा, रीअब्जॉर्प्शन का काम करेगा। ओके, तो सेकेंडरी मैकेनिज्म, नॉर्मल मैकेनिज्म जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ क्या रहेगी कि whenever calcium level is decreases in the blood, it increases the parathyroid level। yes or no, बेसिक फंडा क्लियर है या नहीं है? यस। अब पैराथार्मोन, ओके,
और कब कब डिक्रीज हो सकता है सेकेंडरी, लाइक डिक्रीज द लेवल ऑफ द कैल्शियम, लाइक द सीकेडी, chronic kidney diseases, like malabsorption syndrome. malabsorption syndrome GIT अच्छे से पढ़ के आया था, ओके। malabsorption syndromes. Then last is vitamin D deficiency, विटामिन डी डेफिशिएंसीज। तो ये तो हुआ हमारा सेकेंडरी पार्ट। अब हम बात करते हैं प्राइमरी मैकेनिज्म्स की, जो कि डिजीज कंडीशन बताया था। फर्स्ट वन इज दी हाइपरप्लेजिया एंड सेकेंड वन इज दी पैराथायरॉयड एडिनोमा। पैराथायरॉयड एडिनोमा, parathyroid adenoma is the most common cause, okay। अब क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द पैराथायरॉयडिज्म, क्वेश्चन ये पूछा जाता है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द पैराथायरॉयड एडिनोमा। पैराथायरॉयड एडिनोमा का भी मोस्ट कॉमन टाइप बताइए, तब आपको आंसर पता होना चाहिए। इट इज द सॉलिटरी टाइप। एंड सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट कॉमन साइट, and site is the inferior parathyroid lobule, parathyroid lobule, ओके। तो इसका एक डायग्राम बना के रखिए, बिकॉज मेरे को ये चीज किससे याद रहती है, डायग्राम से याद रहती है। कैसा एक डायग्राम बनाना है अपने को, आपको पता है थायराइड के पीछे ही हमारा पैराथायराइड अटैच है, यस और नो। चार लोब्स होते हैं पैराथायराइड के। तो इसमें इन्होंने क्या कहा, सॉलिटरी मतलब एक पैराथायराइड इन्वॉल्वमेंट रहेगा, ठीक है। एंड सेकंड थिंग कि साइट कौन सी है, इंफीरियर पैराथायराइड लोब्यूल्स मींस दी दिस वन, मींस दी दिस वन। ये डायग्रामेटिकली आप बना के रखिए, तो आपको पता रहेगा कि इट इज द सॉलिटरी मोस्ट कॉमन टाइप एंड इंफीरियर पैराथायराइड लोब्यूल। और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये डायग्रामेटिकली याद रहेगा आपको, ठीक है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि पैराथायरॉइड का क्या काम रहेगा कि बोन से रिजॉर्प्शंस करेगा कैल्शियम का। तो अब बोनी चेंजेस क्या देखने को मिलेंगे हमारे को, बोनी चेंजेस। बोनी चेंजेस आपको भी पता है, सबसे पहला बोनी चेंजेस इज द ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस। देन पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स। देन क्या डेवलप होगा, ये बोन्स बोन मैरो के अंदर इस तरीके से क्या डेवलप होगा, ऑस्टाइटिस एक वर्ड है, ऑस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका, ऑस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका, ओके। एंड कैल्शियम लेवल इंक्रीज होने से डेफिनेटली हमारा ब्लड कैसा दिखने लगेगा, ब्राउन, इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्राउन ट्यूमर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, ब्राउन ट्यूमर सीन इन दी ब्राउन ट्यूमर्स, ब्राउन ट्यूमर एनीमिया। एक्सरे ऑफ दी हैंड कराने पे क्या देखने को मिलेगा, एक्सरे ऑफ दी हैंड कराने पे मिलेगा सब पेरियोस्टियल, सब पेरियोस्टियल रिजॉर्प्शन ऑफ द फेलिंग्स, ओके। डेफिनेटली सीरम लेवल ऑफ द कैल्शियम क्या मिलेगा,
इंक्रीज, ये तो कोई बोलने वाली भी चीज नहीं है। क्लिनिकल फीचर्स इसकी वजह से क्या डेवलप होगा? क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स आर दी सिस्टमिक फीचर्स। पहले बात कर लेते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, ऑल एक्सेप्ट करके पूछते हैं इसीलिए सारा लिख रहा हूँ। एब्डोमिनल पेन, देन कॉन्स्टिपेशन, देन पॉलीयूरिया, बॉडी पेन, bony pain, renal calculi, bony pain, renal calculi, and some CNS symptoms like the depression and psychosis. Depression and psychosis. Okay. तब हमारे को ये सारी चीजें नहीं पूछी जाती। क्वेश्चन कहाँ से बनता है? सॉरी, क्वेश्चन कहाँ से बनता है? क्वेश्चन बनता है हमारा इसके ट्रीटमेंट से। मीन्स दी TOC, ट्रीटमेंट ऑफ द चॉइस इज डिहाइड्रेशन। हाइड्रेशन कर दो, सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, क्योंकि सिम्टम्स क्या है? वही डिहाइड्रेशन, कॉन्स्टिपेशन एंड ऑल। ओके, तो हाइड्रेशन में क्या करेंगे हम? आईवी फ्लूइड दे दो सिंपली, या फिर डायूरेटिक्स, या फिर डायूरेटिक्स दे दीजिए। ओके, एक बोलते हैं टर्मिनोलॉजी आती है डायरेक्टली, और टर्मिनोलॉजी क्या है? सूडो हाइपो पैराथायरॉयडिज्म। ये क्यों बोला जाता है सूडो? बिकॉज यहाँ पे क्या मिलता है? डिक्रीज द लेवल ऑफ द कैल्शियम, जो कि एंड साथ में क्या मिलता है? इंक्रीज द लेवल ऑफ द सीरम लेवल ऑफ द पैराथायराइड। ये तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे क्या होता है? पैराथायराइड का रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। यहाँ क्या हो जाता है? पैराथायराइड का रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, एंड इसको हम क्या बोलते हैं? एल्ब्राइट हेरिडिटरी ऑस्टियोट्रॉफी। Albright hereditary osteodystrophy. Okay, short strictures, so many patient, short strictures, round face, then short metacarpals like short metacarpals of the fourth and fifth metacarpal. Okay, एक इसी की जगह वर्ड याद रखना, ये वन लाइनर्स आता है, उसके अंदर ये चीजें मेंशन होती हैं, तो मैं वन लाइनर्स ही बता रहा हूँ आपको। एक वन लाइनर आता है, शूडो शूडो, टू टाइम शूडो। शूडो शूडो क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। तो देखिए कैसा होता है, शूडो शूडो। क्वेश्चन बहुत रेयरली आता है वैसे तो। शूडो शूडो हाइपो पैराथायरॉयडिज्म, क्या मिलेगा हमारे को इसके अंदर? यहाँ पे AHO फिनोटाइपिंग पॉजिटिव मिलता है, एंड फेशियल अपीयरेंस हमारे को प्रेजेंट मिलेगी, लाइक दी राउंड फेस एंड शॉर्ट स्ट्रक्चर्स एंड ऑल। ओके, बट इसको शूडो शूडो क्यों का सिम्टम्स तो आ रहे हैं, बट यहाँ पे अगर सीरम कैल्शियम लेवल इसकी तरह डिक्रीज नहीं मिलेगा। यहाँ पे सीरम लेवल आर दी नॉर्मल। अगर यहाँ पे बात करें पैराथायरॉइड की, तो सीरम सीरम पैराथायरॉइड लेवल आर दी नॉर्मल। इसीलिए इसको शूडो शूडो बोलते हैं, क्योंकि केवल फेशियल सिम्टम्स
are present. Asia, appearance is present. Okay, only parathyroid resistance is present, and but serum calcium and serum parathyroid level are the normal. तो इसको हम बोलते हैं शूडो शूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म. एक वर्ड आता है और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं किससे, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम से. ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम. जस्ट होल्ड अ सेकंड. ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम मींस भी आपको भी समझ में आ रहा है, ट्यूमर का लाइसिस हो रहा है मतलब कि सेल रप्चर. एंड सेल रप्चर की वजह से तीन चीजें अपने को याद रखनी है. प्लीज रीजॉइन अगेन इमीडिएटली बिकॉज हमारा सेशन विद इन अ मिनट या विद इन अ सेकेंड्स कंप्लीट हो जाएगा, तो प्लीज रीजॉइन इमीडिएटली. ओके, प्लीज रीजॉइन इमीडिएटली. 2 टाइम्स मैं अनाउंस कर रहा हूँ, क्लास किसी की रह नहीं जाए. ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम. चलिए इसको ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट सेशन में ही इसको कंटिन्यू करते हैं. तो हमारा पहले हम वापस से रीजॉइन करते हैं, देन वी कंटिन्यू विद द ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम. तो कैन आई एंड दिस सेशंस एंड वी रीजॉइन अगेन? यस.